नमस्कार दोस्तों। यूपी टेट 2019 का प्राइमरी लेवल का ये पेपर है जिसे हम हल करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है ए पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन तीसरा है शैशवावस्था से और ऑप्शन चौथा है गर्भावस्था से। इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि शैशव अवस्था से जो है शुरू होता है। अगला प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए B.F. स्किनर, बी R.M. गैने, सी I.P. पावलाव और डी हैं E.L. थॉर्नडाइक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी पहला B.F. स्किनर की पुस्तक है ये। तीसरा प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? प्रथम विकल्प है स्टेनले हॉल, दूसरा है सिम्पसन, तीसरा है क्रो एंड क्रो का और चौथा है जर्सील्ड का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला वाला, यानी कि स्टेनले हॉल ने ये कहा था कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? पहला विकल्प है 40 मिनट, दूसरा है 45 मिनट, तीसरा है 30 मिनट और चौथा विकल्प है 36 मिनट। इसका जो सही उत्तर है वो 36 मिनट है, यानी कि चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ये एक परिभाषा है प्रश्न नंबर 5 में, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये कथन किसका है? ये परिभाषा है और इसका पहला विकल्प है हॉलिंगबर्थ, दूसरा है रॉस, तीसरा है स्किनर और चौथा है गेट्स एम अन्य। इसका जो सही उत्तर आयोग ने माना था वो ऑप्शन दूसरा वाला माना था, यानी कि रॉस इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बच्चे को तत्काल वापस भेज देना चाहिए या बच्चे को दंड देना चाहिए? तो इसके उत्तर में दोस्तों, ना तो बच्चे को हम ऐसे को नज़रअंदाज कर सकते हैं, ना ही घर वापस भेज सकते हैं और ना ही उसे दंड दे सकते हैं, बल्कि उसके लिए उचित परामर्श देना होगा। तो ऐसे में इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन पहला है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन दूसरा है छात्रों के वृत्तिक विकास से यानी वोकेशनल, ऑप्शन तीसरा है छात्रों के मानसिक विकास से और ऑप्शन चौथा है शैक्षिक संस्थाओं के विकास से। इसका जो सही उत्तर है वो है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, यानी कि पहला वाला जो विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। यानी ये जो नीचे मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, इन्होंने कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने कोई सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था? तो पहला विकल्प स्किनर है, इनने भी किया था। दूसरा है B.S. ब्लूम। तो B.S. ब्लूम ने जो है अधिगम से संबंधित कोई भी सिद्धांत नहीं दिया था, बल्कि B.S. ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी जो कि शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित होती है। तो ऐसे में इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, B.S. ब्लूम, क्योंकि ये अधिगम सिद्धांत से संबंधित ना होकर के शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है, ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना, दूसरा है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, तीसरा है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, चौथा है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। इसका सही उत्तर है तीसरा वाला, यानी कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। यानी इसका मतलब हो जाता है यदि हम बच्चे को फेल कर देते हैं या किसी अन्य वजहों से एक ही कक्षा में ज़्यादा समय तक या 1 साल से ज़्यादा समय तक रखते हैं तो इसके लिए हम अवरोधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल से पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पहला विकल्प है प्रस्तावना कौशल,
दूसरा है समापन कौशल, तीसरा है प्रदर्शन कौशल, चौथा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसका जो सही उत्तर है वो प्रस्तावना कौशल यानी कि विकल्प पहला वाला सही है। अगला प्रश्न है किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। बहुविमात्मक यानी कि कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट, तो पहला विकल्प है स्पीयरमैन, दूसरा है जॉन मेयर, तीसरा है गार्डनर और चौथा है गोलमैन। इसका जो सही उत्तर है वो गार्डनर है। गार्डनर ने जो है बहुविमात्मक प्रज्ञा का मॉडल दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, डिसलेक्सिया में ये करने में कठिनाई होती है, अर्थात जो डिसलेक्सिया है वो किस समस्या से संबंधित है या उसमें क्या चीज़ हम सही से नहीं कर पाते हैं। नंबर 1 व्यक्त करने में, नंबर 2 खड़े होने में, नंबर 3 बोलने में और नंबर 4 है पढ़ने और बरतने में। तो इसका जो सही उत्तर है वो प्रश्न का विकल्प चौथा वाला है, यानी कि डिसलेक्सिया में हमें पढ़ने में या वर्तनी में जो है दिक्कत आती है। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। जो समावेशी कक्षा होती है उसमें एक शिक्षक क्या नहीं हो सकता है या क्या नहीं कर सकता। पहला विकल्प है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरा है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तीसरा है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए और चौथा है बच्चों को आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। तो व्यवस्था भी करनी चाहिए, अतिरिक्त समय भी देना चाहिए और प्रोत्साहन भी देना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि नेगेटिव हो। ऐसे में इसका जो पहला वाला विकल्प है कि बच्चों को ध्यान न देना, ये एक नकारात्मक कार्य है, अतः यही जो है प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर माना जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, सदैव ही कक्षा में बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित या फिर रोक देना। अगला प्रश्न है बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। तो बच्चों की जो वृद्धि होती है वो किससे संबंधित होती है, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से। तो वृद्धि जो है वो एक तरह से कोशिकाओं में वृद्धि मानी जाती है, जिसमें हमारी लंबाई चौड़ाई या वजन में वृद्धि होती है। ऐसे में इसका जो सही उत्तर होगा वो चौथा वाला होगा, शारीरिक विकास से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 16 है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये एक परिभाषा है और ये परिभाषा किसने दी थी इसमें पूछा है। पहला विकल्प है गिलफोर्ड ने, दूसरा है स्किनर ने, तीसरा है क्रो एंड क्रो ने और चौथा है वुडवर्थ ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला वाला है, यानी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है और अधिगम की जो परिभाषा दी है इस तरह से वो गिलफोर्ड ने दी है, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न सूची मिलान करने के लिए है। तो सूची मिलान करने के लिए अगर है तो इसमें जो है ब्रूनर जो है इन्होंने संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिया था, यानी ए का मिला देंगे हम 4 से, ए का मिलाएंगे हम यहाँ से ले गएंगे और यहाँ मिलाएंगे और आशुबेल ने जो है अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान दिया था, यानी बी का हो जाएगा तीसरा वाला, इसका हो जाएगा तीसरा। और ग्लेजर ने जो है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया था, तो सी का हो जाएगा पहला वाला। और गार्डनर का जो है एक रह जाता है, वो हो जाएगा दूसरा वाला, साइनेटिक शिक्षण, ये वाला। अब हम इसमें छांट लेते हैं कौन सा हमारे विकल्प के हिसाब से सही बन रहा है। तो हमारे विकल्प के हिसाब से जो है चौथा सही बन रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा चौथा वाला सही। चलिए अगला प्रश्न है समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा होता है। तो समस्या समाधान जब हमें करनी होती है तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे या परिकल्पना का परीक्षण करेंगे या परिकल्पना का निर्माण करेंगे या आंकड़ों का संग्रह करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है हम पहले तो समस्या की पहचान करेंगे। जब समस्या की पहचान होगी तब जा कर के बाद में परिकल्पना का निर्माण या परीक्षण या आंकड़ा संग्रह करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है प्रथम चरण की बात कर रहे हैं वो ए है, समस्या की पहचान।
पहला वाला प्रश्न विकल्प। अगला प्रश्न है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा तब, या शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी तब, या फिर शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेंगे तब, या पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर बल होगा तब। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और मनोचालक जब विकास होंगे तो उसमें सभी चीज़ें लगभग आ जाती हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रथम वाला। अगला है प्रश्न नंबर 20। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान जो है उभयनिष्ठ है? 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और विमर्शी स्तर। लेकिन यहाँ विमर्शी स्तर की बात नहीं करी गई है, यहाँ केवल स्मृति और बोध स्तर की बात करी गई है और कहा गया है कि इनमें से कौन सा उभयनिष्ठ या कॉमन है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्मृति और बोध लेवल दोनों ही स्तर में समान रूप से पाई जाती है। तो इसका जो है पहला है अन्वेषण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तैयारी और चौथा है सामान्यीकरण। इसका जो सही उत्तर है वो प्रस्तुतिकरण है, यानी कि ऑप्शन दूसरा वाला सही है यहाँ पर। अगला है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? यानी पुनर्वलन के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन पहला है उद्दीपक अनुक्रिया, ये नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा है सूझ का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये होगा। और ऑप्शन चौथा है शास्त्रीय अनुबंधन, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला, यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत का ही दूसरा नाम पुनर्वलन का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? पहली है प्रतिबिंबात्मक अवस्था या आइकॉनिक स्टेज, ये है इनकी। दूसरी सांकेतिक अवस्था या सिंबॉलिक स्टेज, ये भी इनकी है। तीसरी क्रियात्मक अवस्था या इनेक्टिक स्टेज, ये भी इनकी है। चौथी है आंतप्रज्ञ अवस्था या इनिटिएटिव स्टेज, ये इनकी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा, यानी कि आंतप्रज्ञ अवस्था। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं, अर्थात मॉरिसन ने जिन पदों का वर्णन किया है वो दे रखे हैं: प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मसातीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। हमें इन्हें क्रम में लगाना है। जब हम क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले नंबर पर आएगा खोज, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1 नंबर पर, खोज आ जाएगा 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर आएगा प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी ये। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका आत्मसातीकरण। चौथे नंबर पर आ जाएगी आपका संगठन। और 5वें नंबर पर आपका आ जाएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो इस हिसाब से अगर हम विकल्प देखेंगे तो पहला ही विकल्प जो है 2, 1, 4, 3, 5 सही हो जाएगा, अर्थात विकल्प पहला सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान, ये तीनों ही संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। बल्कि जो प्रश्न नंबर 24 का चौथा विकल्प है अवमूल्यन, ये जो है इसका नहीं है। तो इसका सही उत्तर नहीं ही पूछा है, तो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो अधिगम के वक्र की बात करें तो 3 तरह के होते हैं। वैसे तो मूलतः 2 ही तरह के होते हैं, उन्नतोदर और नतोदर, जिन्हें कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोलते हैं। लेकिन एक रूप इन दोनों का मिक्स रूप भी होता है, जिसे मिश्रित या कॉम्बिनेशन टाइप बोलते हैं। तो इस तरह से विकल्प पहला, तीसरा और चौथा होते हैं। इनने नहीं वाला पूछा है, तो दूसरा वाला जो विकल्प है लंबवत, ये इसका जो है सही उत्तर बैठेगा प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न संख्या 26 में जो है स्तंभ ए और स्तंभ बी, यानी कॉलम ए और कॉलम बी में मिलान करना है। और जब हम मिलान करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प तीसरा सही बैठेगा, ये। और इसके हिसाब से आप मिलान कर लेना कि कौन सी पुस्तक या कौन किससे संबंधित है। फिलहाल इसका विकल्प तीसरा सही है।
अगला प्रश्न है 27। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो है एकीकरण का सिद्धांत, ये नहीं होगा। अंतः संबंध का सिद्धांत, ये नहीं होगा। निरंतरता कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब निरंतर चलती रहती है, तो इसका विकल्प तीसरा वाला जो है सही हो जाएगा। प्रश्न 28 है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? 25वां संविधान संशोधन नहीं, 52वां नहीं, 22वां नहीं, और विकल्प चौथा यानी 86वां संविधान संशोधन से जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो पहला वाला ही विकल्प है, अब्राहम मैस्लो, ये अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। शेष जो 3 रह गए आपके, सिम्पसन, विलियन और मैकडूगल, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न विकल्प पहला वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? तो ये जो है बाल्यावस्था को इन्होंने कहा था। और अनोखा काल पहला विकल्प सही हो जाएगा।